परिवारों को बात समझ में आ जाए ये समझाना बहुत आवश्यक है। तो कई इवेंट्स ऐसे हो जहाँ परिवार वाले एक दूसरे को जाने, लड़का लड़की एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा इतिहास, कौन कौन महत्वपूर्ण है, क्या रीतियां हैं, क्या रिवाज है, क्या धारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं दोनों परिवारों में, ये धीरे धीरे उनको समझ में आए और फिर एक दूसरे के साथ उनका विवाह हो और इस समझ के साथ हो विवाह की दोनों 5 ये सीढ़ियां तय करें। तब जो कपल बनेगा वो, और तब जो परिवार दोनों मिलेंगे वो तैयार हैं इस संबंध को जीवन भर निभाने के लिए। ये बेसिक प्रिपरेशन है। अब जिनका ये हो चुका है, विवाह भी हो गया है, मान, मैंने पहले तो कहा कि पार्टनर कैसे चूज करना है, वेमसेफ मॉडल यूज करके। फिर मैंने कहा कि विवाह तक, सगाई से विवाह तक क्या आपको समझ एक दूसरे के बारे में लेनी है, ये कहा। अब इसके बाद विवाह भी हो गया मान लो और साथ में रह रहे हैं, तो भी कई टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने इंडक्शन प्रोग्राम की बात की, विवाह के बाद में इंडक्शन हो सकता है। मैं कई बार, एक बार मुझे याद है एक रिलेशनशिप सेमिनार हमने किया था, 2 दिन का प्रोग्राम होता है, तो कपल्स आते हैं, हस्बैंड आते हैं, वाइफ आती है, और ऐसे 40-50 कपल थे उस प्रोग्राम में। तो मैंने सारे पुरुषों से ये प्रश्न किया कि मुझे आप ये बताइए कि आपके घर में जो रसोई बनती है वो आपकी माँ की रसोई अच्छी बनती है कि आपकी पत्नी की रसोई अच्छी बनती है? आपकी माँ अच्छी रसोई बनाती है कि आपकी पत्नी अच्छी रसोई बनाती है? 95% हस्बैंड्स का बोलना ये था, सर माँ की रसोई की तो बात ही अलग है, मेरी माँ जो बनाती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब ये सीख रही है धीरे धीरे, पर दोनों में बहुत फर्क है, 95%। और फिर मैंने उनसे कहा कि आपकी पत्नी आपकी माँ के जैसी रसोई बना ही नहीं सकती, वो अपनी माँ के जैसी रसोई बनाएगी, क्योंकि रसोई बनाना उसने अपनी माँ से सीखा है, आपकी माँ से नहीं सीखा है। तो वो अपनी माँ जैसी रसोई बनाएगी। वो जो अपनी माँ जैसी रसोई बनाती है उसको आपकी माँ जैसी रसोई बनाना आए, ये इंडक्शन प्रोग्राम है, यही तो आपको सिखाना, यही तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको कंपेयर करते रहोगे कि मेरी माँ की रसोई अच्छी और तुम्हारी रसोई वैसी नहीं है, तो ये तो भेद हमेशा ही रहने वाला है। इंडक्शन का अर्थ क्या है? फिर आपने वहां से उखाड़ के उसको अपने घर में स्थापित कर दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको इस घर की सारी बातें, सारे रीति रिवाज, सब कुछ सिखाओ, समझाओ, हमारे ज्ञान के बराबर उसका ज्ञान आ जाए। ये जनेऊ की जो प्रक्रिया है ना, जो मैंने षोडश संस्कार की बात की, उसमें एक संस्कार जो गुरु के आश्रम में होता है उसको उपनयन संस्कार कहते हैं, जनेऊ पहनाते हैं। तो जब जनेऊ पहनाया जाता है तो 3 गांठें उसमें मारी जाती है उपनयन संस्कार में, क्योंकि जंगल में होते थे गुरुओं के आश्रम, तो स्त्री तो जा नहीं सकती थी, पुरुष जाते थे सीखने के लिए, तो 3 गांठें मारी जाती थी। ये 3 वेदों में जो ज्ञान है, ये सारा कुछ सीखने के लिए, बहुत उसके और भी बहुत से अर्थ है, पर साधारण दृष्टि से समझा रहा हूँ आपको। अब वो तीनों वेदों का ज्ञान वो सीख ले, और जब आए वापस, ग्रेजुएशन को संवर्तन सेरेमनी करते हैं, जब ज्ञान का कप उसमें इतना बढ़ जाए कि वो पूरा पुष्ट हो जाए ज्ञान से, तो ठंडे पानी का घड़ा उसके ऊपर होम के बाद डाला जाता है, जिसमें उसका पूरा ज्ञान ठीक से कंसोलिडेट हो जाए उसके अंदर, ग्रेजुएशन सेरेमनी, संवर्तन सेरेमनी। उसके बाद जब वो वापिस आता है अपने घर में, विवाह करता है, तो विवाह संस्कार एक और षोडश संस्कार में का एक संस्कार है। तो विवाह संस्कार में वो जनेऊ निकाली जाती है, दूसरी जनेऊ दी जाती है जिसमें 6 गांठें होती हैं, और 6 गांठों का संकल्प ये है कि ये जो ज्ञान मुझे है और मेरी पत्नी को नहीं है, 3 वेदों का ज्ञान, ये तीनों वेदों का ज्ञान मुझे अपनी पत्नी को सिखाना है, ये उसको आपको देना है, इसलिए वो 6 गांठें हैं। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही अब? तो ये इंडक्शन प्रोग्राम का अर्थ यही है कि मुझ में जो समझ है, हमारे यहाँ जो धारणाएं हैं, हमारे यहाँ जो मान्यताएं हैं, मेरे परिवार में जो सारी बातें, ये सारी उसको सिखाना, उसका इंडक्शन सही ढंग से हो मेरे परिवार में, दोनों में वो बराबरी आ जाए समझ में, कि हमारी धारणाएं उसकी धारणाएं बन जाए, हमारी मान्यताएं हमारे रिवाज उसके रिवाज बन जाए। ये इंडक्शन प्रोग्राम होना जरूरी है, और ये नहीं होगा तो फिर वो जड़ तो है ही प्रॉब्लम की, तो ये होना जरूरी है। और ये पति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर विवाह हो गया और ऐसा आपने नहीं किया इंडक्शन प्रोग्राम, तो आप करिए, बताइए उसको कि यहाँ पर क्या क्या होता है, आपके यहाँ क्या क्या, कुछ अच्छी बातें वहां होती होंगी तो वो आप अपने परिवार में ढालिए, कुछ अच्छी बातें यहाँ होती होंगी तो उसको समझाइए। तो ये इनिशियल
इंडक्शन होना बहुत आवश्यक है। इस सब के बाद फिर भी अगर डिफरेंसेस हैं, अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी विवाह को भी कई साल हो गए हैं और अभी बहुत डिफरेंसेस डेवलप हो गए हैं, तो इसको कैसे रिजॉल्व करें? बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है और ये संकल्प दोनों में आना जरूरी है। संकल्प क्या है ये समझ लीजिए। एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, एक प्रोसेस करवाते हैं रिलेशनशिप सेमिनार में, जिसमें हम दोनों को एक एक पेपर दे देते हैं, पति को और पत्नी को, और दोनों को कहते हैं कि आपके जीवन मूल्य जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में आपको लिखने हैं। समझ लीजिए इस बात को कि जीवन मूल्य का क्या मतलब है। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या है, वो एक नंबर पर आएगी। ये फर्स्ट वैल्यू है आपकी लाइफ की कि मेरे लिए मेरी माँ सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपकी माँ फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी। अब आप कहोगे मेरे लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर आप कहोगे मेरे लिए हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, वो 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर आप कहोगे मेरे लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, तो 4 नंबर पर आ जाएगा। फिर आप कहोगे मेरे लिए मेरे मित्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो 5 नंबर पे आ जाएगा। फिर आप कहोगे मेरे लिए मेरी जॉब बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो, फिर कहोगे आप मेरे लिए मेरी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो नेक्स्ट नंबर। जैसे भी जो जो आपके जीवन मूल्य हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस आप लिखते जाओगे। यही काम आपने करना है, यही काम आपकी पत्नी ने करना है। जब दोनों ने अपनी अपनी वैल्यूज लिख ली जितनी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में, तब हम दोनों को वैल्यूज मैच करवाते हैं। अब मैच अगर आप कर रहे हो तो मान लो पैसा आपकी लिस्ट में 2 नंबर पे है और पैसा आपकी पत्नी की लिस्ट में 7 नंबर पे है, ये प्रॉब्लम का इशू है। क्योंकि जो चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी माँ 1 नंबर पर है और आपकी माँ उसकी लिस्ट में है ही नहीं है, लिस्ट के नीचे है बिल्कुल, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके लिए उसकी माँ इंपॉर्टेंट होगी, वो नंबर 1 पे होगी, आपकी लिस्ट में उसकी माँ का नाम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम का एरिया है। जहां पर आपकी वैल्यूज मैच होती हैं, जो आपके 1 नंबर पर है उसके 1 या 2 नंबर पर है तो ठीक है, आपके 6 नंबर पर है उसके पास 5 नंबर पर है या 7 नंबर पर है तो ठीक है, पर आपके पास ऊंचा नंबर है उस वैल्यू का और उसकी लिस्ट में बहुत नीचे है या है ही नहीं लिस्ट में, ये प्रॉब्लम का मैटर है। ये वो विषय है जहां पर अधिक से अधिक मतभेद होने वाले हैं। जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लिस्ट में नहीं है, ये भी प्रॉब्लम का इश्यू है। मैच होता है रफली कि मेरा 6 नंबर है किसी चीज का, हेल्थ मेरे पास 5 नंबर पर है उसके पास 6 नंबर पर है तो ठीक है, पैसा मेरे पास 3 नंबर पर है उसके पास 4-5 नंबर पे है तो ठीक है, पर बहुत भेद अगर है लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस में, तब ये प्रॉब्लम वाला काम है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप देयरफॉर होना क्या चाहिए, अब लिस्ट बन गई, अब उसकी माँ आपके 1 नंबर पे तो आ नहीं सकती, उसके पास 1 नंबर पे आपके पास 1 नंबर पे आ नहीं सकती, आपकी माँ उसके लिस्ट में 1 नंबर पे जा नहीं सकती, तो क्या करोगे? दोनों का संकल्प ये होना चाहिए कि आपकी जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट की लिस्ट में नीचे है, उस वैल्यू को आप, मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं बना सकता, पर मैं आपको उस वैल्यू को निभाने के लिए सपोर्ट जरूर करूंगा। अपने पार्टनर की जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो आपकी लिस्ट में इंपॉर्टेंस के लिए नहीं है या कम कम लेवल पर है, उसमें आपको अपने लिस्ट में इंपॉर्टेंट बनाना आवश्यक नहीं है, पर यह संकल्प होना चाहिए कि मेरे पार्टनर के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस वैल्यू को मैं सपोर्ट करूंगा या करूंगी, मैं उसमें आड़े नहीं आऊंगी, मैं उसके लिए सपोर्ट करूंगी मेरे पार्टनर। ये दोनों में ये संकल्प होना आवश्यक है कि मेरे पार्टनर के लिए जो महत्वपूर्ण है उस वैल्यू को मुझे सपोर्ट करना है। वो वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है, पर उस वैल्यू के लिए मुझे सपोर्ट करना है अपने पार्टनर। ये संकल्प दोनों में होना आवश्यक है। वैल्यूज कभी एक जैसी होंगी ही नहीं, डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगे। जो डिफरेंसेस के एरियाज हैं, जो एक की लिस्ट में बहुत ऊपर है और दूसरे की लिस्ट में नीचे है या है ही नहीं, उस वैल्यू को, इंपॉर्टेंट वैल्यू को सपोर्ट करने का संकल्प होना चाहिए आप में। और वही बात दूसरी तरफ से होनी चाहिए, आपकी पार्टनर की लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट है तो मेरी लिस्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे उसको सपोर्ट करने का संकल्प लेना है। उसको सपोर्ट करने के लिए जो जो भी करना है, वो सारे काम, वो सारे सपोर्ट सिस्टम मुझे क्रिएट करने चाहिए। ये दोनों पार्टनर्स में जब संकल्प आ जाएगा, एक जैसी वैल्यू हो आवश्यक नहीं है,
पर जो मेरे पार्टनर की महत्वपूर्ण वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो अगर मेरे लिस्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको सपोर्ट करने का संकल्प होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये एक और काम हो गया। अब इसके बाद एक और फाइनल बात मैं कहता हूं और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके प्रश्न उत्तर होंगे तो उसके ऊपर आगे करेंगे। एक महत्वपूर्ण संकल्प दोनों पार्टनर्स में होना आवश्यक है और वो संकल्प यह है, नेवर मेजर ऑन माइनर इश्यूज। कभी भी छोटे विषयों पर बड़े मतभेद मत क्रिएट करो। छोटे विषयों के मतभेदों को छोटा ही रहने दो, उसको बड़ा मत बनाओ। बड़ा मतभेद है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने वो सिस्टम दिया आपको, वैल्यूज का, वैल्यूज मैच करने का। छोटे मतभेदों को बड़ा मत बनाओ। छोटा मतभेद क्या है? आज भिंडी बनेगी कि टमाटर बनेगा? अरे पत्नी चाहती है कि भिंडी बने और पति चाहता है कि टमाटर बने, तो आज भिंडी बना लो, कल टमाटर बना लेना। पार्टी में जाना है और आप बोलते हो कि पीली साड़ी पहनो और पत्नी बोलती है गुलाबी पहनना है, तो ठीक है पहन लेना गुलाबी, क्या फर्क पड़ता है? ये माइनर इश्यूज हैं। बच्चे कितने होने चाहिए, ये मेजर इशू है। बात समझ में आ रही है? पत्नी चाहती है कि 3 बच्चे और पति चाहता है कि एक ही बच्चा हो, ये मेजर इशू है। इसके लिए डिस्कशन आवश्यक है, इसके लिए सामंजस्य आवश्यक है। समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही? दिस इज इंपॉर्टेंट। नेवर मेजर ऑन माइनर इश्यूज। माइनर इश्यूज को माइनर ही रहने दो। एक स्त्री आ गई थी मेरे पास काउंसलिंग के लिए कि मैं मेरी बहू से बहुत दुखी हूं। मैंने पूछा क्यों दुखी हो? उसने उत्तर दिया वो जीन्स पहनती है। मैंने कहा जीन्स पहनती है मतलब क्या? बोले नहीं वो साड़ी नहीं पहनती। मतलब जीन्स पहनने में क्या दिक्कत है आप? बोले नहीं वो साड़ी नहीं पहनती। मतलब जीन्स में क्या दिक्कत? बोले हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं, हम तो साड़ी पहनते हैं, जीन्स पहनने का रिवाज नहीं है। अरे मैंने कहा जीन्स को बहुत अच्छा ड्रेस समझते हैं अमेरिका में, बहुत इज्जतदार ड्रेस समझते हैं। साड़ी को वहां पर अश्लील समझते हैं, क्योंकि साड़ी में पेट दिखता है ना, तो अमेरिकन के लिए वो अश्लील है। ऊपर का दिखे कोई चिंता नहीं है, नीचे का दिखे कोई चिंता नहीं है, बीच का नहीं दिखना चाहिए। ये उनका अश्लील का परिभाषा उनकी ये है। मतलब कौन कौन परिभाषित करेगा कि अश्लील क्या है और अश्लील क्या है? माइनर इशू है कि वो जीन्स पहनती है कि साड़ी पहनती है, माइनर इशू है। मेजर इशू क्या है? आपका सम्मान करती है कि नहीं करती है, उसकी आंख में लाज है कि नहीं है, ये मेजर इशू है। तो बात समझ में, नेवर मेजर ऑन माइनर इश्यूज, एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ है। ये भी एक, और ऐसी कई बातें हैं, पर अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के प्रश्न हो तो कुछ मुझसे पूछ लीजिए आप, और देन वी विल सी हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। हम आपको और सुनना चाहेंगे, अभी 15 मिनट और सुनना चाहेंगे। नहीं अभी तो समय हो गया ना, क्या टाइम हुआ है? 4:30 बज गए, तो मुझे 15-20 मिनट तो कम से कम आपके साथ प्रश्नोत्तर के लिए, तो सुनने के लिए तो मैं बोलते ही जाऊंगा, आप सुनते ही रहोगे, तो आपको प्रश्न आंसर उसमें आ जाएगा ना, कई चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। तो विनीता जी चैट बॉक्स भी आप एबल कर दीजिए सभी के लिए। और जितने भी यहाँ पर आज महिलाएं बैठी है, इनवाइटीज बैठे हैं, यंगस्टर्स बैठे हैं, जिन्हें भी कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो, काउंसलिंग करना हो, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आप शेयर करना चाहेंगे, तो श्री रमेश जी परतानी जी हमारे साथ में हैं। वे आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। एक प्रश्न है, आजकल के बच्चे विवाह के लिए बहुत चूजी हो गए हैं। जब तक वे कोई गर्ल को या बॉय को बहुत कंपैटिबल नहीं फील करते, वे शादी के लिए हाँ नहीं कहते। तो क्या ये उचित है? क्या यदि माँ पिताजी उनके लिए ढूंढते हैं और उनको उतने कंपैटिबल नहीं लगते हैं, तो क्या ये आगे उनके विवाह में कुछ अड़चने ला सकती हैं? मैं समझता हूं कि
विवाह का निर्णय हमेशा लड़के और लड़की को करना चाहिए। माता पिता का रोल क्या है? माता पिता का रोल है कि उनको सही समझ दें अपना स्पाउस, अपना पार्टनर चूज करने के लिए। रहना किसके साथ, पार्टनर के साथ रहना किसको है? माता पिता को रहना है कि लड़के को रहना है, लड़की को रहना है? जीवन भर लड़के और लड़की को साथ रहना है, तो चॉइस उनका होना चाहिए। पर माता पिता का रोल ये है कि उन दोनों को समझ दें इस बात की कि अपना पार्टनर कैसे चूज करें, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसके लिए कहां पर रिस्क अधिक है, कहां रिस्क कम है, आगे का जीवन सुखी हो उसके लिए क्या क्या आपको कंसिडर करना चाहिए स्पाउस को चूज करते समय। ये समझ देना, ये माता पिता का रोल है। पर चॉइस, डिसीजन हमेशा लड़के और लड़की का होना चाहिए। अब वो चूजी हैं या जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो अगर चूजी हैं और चूज करने में समय बहुत निकाल रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे चॉइस कम होता जाएगा। 30, 24, 25 की उम्र में अगर आप चूज करते हो तो आपको बड़े अच्छे से अच्छा चॉइस मिलेगा। वैरायटी, सारे लोग अवेलेबल हैं आपके लिए। आप 25 से 27 हो जाते हो तो इसके पहले काफी लोग जा चुके हैं, अब बहुत कम लोग बचे हैं आपके लिए। और 27 से 30 हो जाते हो तो और चॉइस कम हो जाएगा। ये तो उनका डिसीजन है, अगर वो आगे जितना समय निकालते जाएंगे उतना उनका चॉइस कम हो जाएगा। मेरी समझ में सही उम्र शादी की, लड़की के लिए 21, 22, 23, लड़के के लिए 23, 24, 25, ये सही समय। पढ़ाई लिखाई भी हो गई, कमाई भी शुरू हो गई, इंडिपेंडेंट भी हो गए, समझ भी आ गई, शरीर में भी सारी जो जो विकास होना था सब कुछ हो गया। अब और किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो? ये समय मेरे हिसाब में सही है कि जब वो चूज करें। मदर इन लॉ लड़की को मंथली एक्सपेंसेस नहीं दे तो फिर मदर इन लॉ को चूज करना चाहिए कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी तैयारी करना चाहिए। अब मंथली एक्सपेंसेस कितने हो, उसके लिए मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है ये समझाएं आप, उसमें हम कैसे पूरे परिवार को मैनेज करें ये समझाएं आप, और उसके हिसाब से हर परिवार में प्रायोरिटी फिक्स करें कि अपने मंथली बजट में घर के खर्च के लिए इतना रहेगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना रहेगा, आगे की सेविंग के लिए इतना रहेगा, और बचा हुआ जो इतना है उसमें हम हर आदमी इतना 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 खर्च करेगा। तो फाइनेंशियल समझ बराबर होनी चाहिए। बच्चे, शादी के बाद बच्चे पैदा करने में क्या लिखा आपने? लड़के और लड़की को देखने के लिए वीडियो, तो प्रश्न आधा आ रहा है तो मुझे पूरा प्रश्न पढ़ के समझा दीजिए कोई। आजकल विजातीयता के तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे, तो क्या करना चाहिए? विजातीय शादियां के तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या करना? मैंने अपने पूरे इस प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही? मैंने कहा कि मारवाड़ी होना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि जो विरासत में आपको बुद्धि मिली है। मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फंक्शन में गया था, किसी जगह, वहां पे 50-45 चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे समाज में, और उनका सम्मान हो रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो मारवाड़ियों का कोई वो था प्रोग्राम, तो मैंने पूछा वहां पर सबसे पहला प्रश्न, जो सारे 40-50 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैंने कहा आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? तो किसी ने कहा मैंने मेहनत बहुत की, किसी ने कहा माता पिता का सपोर्ट बहुत था, मुझे बहुत समय दिया पढ़ने के लिए, किसी ने कहा मैं लकी था, जो रात में पढ़ा वही सुबह एग्जाम में आ गया तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया। अलग अलग प्रकार के सारे कारण आए लोगों की। क्यों? उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पीछे क्या था? सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आप मारवाड़ी हो। आप मारवाड़ी हो और आपके पुरखों ने आपकी डीएनए, आपकी जेनेटिक्स ऐसी बनाई है अपने रीतियों से, रिवाजों से, रूढ़ियों से और मान्यताओं से कि हम विवाह करेंगे तो अपने परिवार में नहीं करेंगे, चाचा की लड़की से नहीं करेंगे, फूफा की लड़की से नहीं करेंगे, वो हम इतनी इतनी शाखें, इतने गोत्र डालेंगे उनके साथ ही। ये जेनेटिक साइंस के हिसाब से इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, और ये मारवाड़ी हो इसलिए आपको विरासत में मिला है। तो भाग्य है आपका कि आप मारवाड़ी बने। सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना चाहिए, अपने बच्चों में मारवाड़ी होने का गर्व देना चाहिए। आप कितने लकी हो, कितने भाग्यशाली हो कि आप मारवाड़ी परिवार में पैदा हो। ये उन पुरखों का सारा जो आप में, जो हमारी मान्यताओं का ज्ञान है, जिसकी वजह से हमारी जेनेटिक्स अच्छी है, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि अच्छी है, ये आपको विरासत में मिला है। ये जब आप उसको गर्व दोगे मारवाड़ी होने का, तो फिर उसको
विवाह करने के लिए वो चॉइस रहे, फिर भी करेगा। प्रेम अगर किसी से हो रहा है और वो हो गया वो एक अलग बात है, पर कम से कम उसका मारवाड़ी होने का गर्व दोगे तो चांसेस ये है कि वो अपना पार्टनर मारवाड़ी में से सेलेक्ट करेगा। अगर आप उसको गर्व ही नहीं देते हो, बल्कि उसको उल्टा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हो कि कमजोरी है, आप उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हो। अनफॉर्चुनेटली है हमारे यहाँ हिंदू धर्म को ही इंफीरियर बताया गया है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे इस देश के 1947 से लेकर 1990, 95, 2000 तक। तो इसलिए हमारे पास तो मुगलों को महान बनाया गया है। हम तो मूवी मुगल बोलते हैं ना, जो मूवीज का सबसे बड़ा सितारा है वो मूवी मुगल बोलते हैं। तो मुगल को महान बना के रखा है। महान हमारी समझ, हमारी विरासत, हमारी मान्यता है, हमारा धर्म, ये महान है। ये गर्व उनको देना चाहिए। हम महेश विद्या भवन नाम की एक संस्था है जिसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, जिसमें स्कूल हम चलाते हैं, एक सीबीएसई स्कूल। वहां हमने एक भारतीय संस्कृति केंद्र खोल के रखा है, जहां हम भारतीय होने का गर्व देते हैं हर स्टूडेंट को। इंडियन आर्किटेक्चर कितना महान है, इंडियन म्यूजिक कितना महान है, इंडियन डांसेस कितने महान है, इंडियन थॉट प्रोसेस, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन रीति रिवाज, मंत्र, श्लोक, भजन, हर चीज में जो वैरायटी, इंडियन रसोई में जितनी वैरायटी है, एवरीथिंग इंडियन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट है। तो भारत में पैदा होना ही गर्व का विषय, और उसमें मारवाड़ी बनना ये और ज्यादा गर्व का विषय। ये जब तक हम गर्व नहीं देंगे अपने बच्चों को, तब तक वो विजातीय विवाह होंगे, क्योंकि वो खुद को अगर इंफीरियर समझता है तो फिर उसको सुपीरियर से विवाह करने में क्या दिक्कत है। ये हमारी कमजोरी है, पेरेंट्स को ये देना चाहिए। वो देने के लिए पेरेंट्स को पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको ही हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है तो हम उनको कैसे ज्ञान देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमारे स्कूल में एक समर कैंप हो रहा था, 60-70 बच्चे थे समर कैंप में, सारे के सारे हिंदू थे। तो मैं 1 या 2 क्लासेस लेने के लिए गया था उस समर कैंप में। मैंने एक प्रश्न पूछा सारे बच्चों से कि तुम हिंदू हो, तो हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। एक भी बच्चे को पता नहीं था कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। और मुझे गारंटी है कि ऑलमोस्ट गारंटी है कि उनके परिवार वालों को भी पता नहीं होगा, उनका पेरेंट्स को भी पता नहीं होगा हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। आप लोग इतने सुन रहे हो यहाँ पे, 200-250 लोग, मुझे पता नहीं कितने, अभी 125 लोग हैं, आपको भी हिंदू शब्द का अर्थ पता नहीं होगा। अब हमें ही पता है, हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। फिर मैंने उन बच्चों से कहा, हिंदू शब्द का अर्थ है हीनम नाशयति इति हिंदू। मुझ में जो हीन है उसका नाश करने का जिसका संकल्प है, कि मुझ में जो कमी है उसको मैं डिस्ट्रॉय करूं, ये जिसका संकल्प है वो हिंदू है। जब तक आप उनको हिंदू होने का गर्व नहीं दोगे, जब तक आप उनको मारवाड़ी होने का गर्व नहीं दोगे, कैसे होगा। मैंने पूछा, हिंदू लोग एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं। उन्होंने कहा नमस्ते करके ग्रीट करते हैं। मैंने कहा अंग्रेज कैसे ग्रीट करते हैं, बोले शेक हैंड करते हैं। मैंने कहा मुसलमान कैसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, उन्होंने कहा सलाम वालेकुम करते हैं। मैंने कहा तुम समझते हो कि इन तीनों ग्रीटिंग्स का अर्थ क्या है। किसी को पता नहीं था। मैंने कहा सलाम वालेकुम का अर्थ है कि आप में शांति हो, और वो सामने वाला वालेकुम सलाम बोलता है तो वो कहता है आप में भी शांति हो। अर्थ ये है, अब शांति कितनी है उनके अंदर ये तो भगवान ही जानता है, ईश्वर ही जानता है, पर अर्थ ये है। क्रिश्चियंस एक दूसरे को शेक हैंड करके ग्रीट करते हैं, तो वो क्या, वो तो डाकू थे सारे यूरोपियन, देखो आप, पोर्चुगीज, डच, ये सारे के सारे डाकू थे। तो ये किसी से मिलते थे तो सामने वाला डरता था कि मुझे लूटने के लिए आ रहा है, सामने वाला भी इससे डरता था कि ये मुझे लूटने के लिए आ रहा है। तो हाथ मिलाना मतलब ये सामने वाले को एश्योरेंस दे रहा है कि मैं आपका कोई डैमेज नहीं करूंगा, और वो भी इससे हाथ मिलाता है तो वो भी इसको विश्वास दिलाता है कि मैं आपको मेरे से कोई खतरा नहीं है, मैं आपको डैमेज नहीं करूंगा। तो वॉर शेक, ये वॉरियर का हैंडशेक है कि हम एक दूसरे का डैमेज नहीं करेंगे, ये सांत्वना दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। ये हैंडशेक का अर्थ है। और नमस्ते का अर्थ क्या है। नमः प्लस ते, नमः मतलब सैल्यूटेशंस, ते मतलब आपको प्रणाम। तो आपको प्रणाम क्या, पद या प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए। एक हाथ मेरे लिए, एक हाथ दूसरे के लिए जिसको प्रणाम कर रहे हो, दोनों हाथ जुड़ते हैं तो सिंबॉलिक अर्थ ये है कि स्पेस ऑफ डिविनिटी में यू एंड आई आर वन। उसकी आंखों में आप ईश्वर देखते हो, आपकी आंखों में वो ईश्वर देखता है, और उसमें बैठे ईश्वर के प्रति सम्मान से आप झुककर नमस्ते करते हो कि आप में जो ईश्वर है उसके प्रति प्रणाम, सैल्यूटेशंस टू द डिवाइन इन यू। और वो भी आप में ईश्वर देखता है, उसके प्रति सम्मान में झुककर नमस्ते बोलता है। नमस्ते का अर्थ है, अगर आप समझाओगे नहीं अपने बच्चों को कि हिंदू संस्कृति में क्या महान मान्यता है, क्या उसकी हर धारणा के पीछे, हर मान्यता के पीछे क्या विचार है, क्या फिलॉसफी है,
अगर ये आप समझाओगे नहीं, उसको गर्व नहीं दोगे कि उसके मारवाड़ी होने का क्या अर्थ होता है, तो विजातीय विवाह होने ही होने हैं। उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको पता होनी चाहिए कि मेरी संस्कृति में क्या रिचनेस है। आप अपनी लड़की को बोलोगे, मैं देखता हूँ कई मारवाड़ी सम्मेलनों में जाता हूँ, लड़कियां बिंदी नहीं लगाती हैं, स्त्रियां बिंदी लगा के आती हैं, टीनेजर्स बिंदी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि माँ उनको समझा नहीं सकती है कि बिंदी लगाना क्यों आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स हैं। ब्रेन की पिक्चर देखो तो बीच में डिवाइडिंग लाइन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है शरीर के, राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है शरीर के। एनर्जी यहाँ क्रॉस होती है तीसरी आंख में, इसलिए उस आग्नेय चक्र को ठंडा रखने के लिए हम बिंदी लगाते हैं। इसलिए वो कुमकुम की होनी चाहिए जो हल्दी से बनता है, जो एंटीसेप्टिक है, या चंदन की होनी चाहिए जो कूलिंग एजेंट है। और हम टीवी सीरियल देख देख के सांप लगा रहे हैं, बिच्छू लगा रहे हैं, छुछुंदर लगा रहे हैं। तो हमको अगर पता नहीं हमारी संस्कृति क्या है, हम बच्चों को समझाएंगे नहीं कि मारवाड़ी होना कितना भाग्यशाली होने का परिणाम है, तो फिर उनमें गर्व कैसे आएगा अपने हिंदू होने का, अपने मारवाड़ी होने का? तब तो विजातीय संबंध होने ही है। तो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है ये समझाना। महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र, महर्षि वात्स्यायन के काम सूत्र के आपने अभी 5 पॉइंट जो बताए, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है परिवार के लिए, लेकिन हमारे समाज में आज भी काम की बातें, सेक्स की बातों को पर्दे के पीछे रख के किया जाता है। तो इसका अवेयरनेस किस तरह से फैलाएं कि लोग बात कम से कम अपने साहित्य को समझें, ये एक रिच साहित्य इसे समझें। मूर्खता है ये, काम को गंदा समझना ये मूर्खता है। काम तो क्रिएटिव फोर्स है पूरे संसार। मेरे स्कूल में कई बार पेरेंट्स आते हैं। एक बार मेरी लड़की पुणे में रहती है, बड़ी लड़की, उसने घबरा के मुझे फोन किया, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। 10 साल की उसकी बेटी थी, वो अब तो 20-22 साल की होगी, कोई 10-12 साल पहले की बात है। घबरा के मेरी बड़ी लड़की ने फोन किया मुझे कि पापा ये नंदिनी आजकल बहुत अजीब अजीब सवाल पूछ रही है, मुझे समझ में नहीं आता उसका उत्तर कैसे। मैंने कहा क्या सवाल पूछ रही है? बोले आज उसने मेरे से पूछा कि मामा सेक्सी शब्द का क्या अर्थ है। तो मैंने कहा तुमने उसको क्या उत्तर दिया? तो उसने कहा मैंने उसको बोला ऐसी गंदी बातें मत कर। मैंने कहा अगर तुमने उसको बोल दिया कि ये गंदी बात है और तुम उत्तर नहीं दे सकती, अब उसको इस प्रश्न का उत्तर तो चाहिए, वो किसी न किसी से तो पूछेगी, और जिससे वो पूछेगी वो उसको सही उत्तर देगा, ये इसका कंट्रोल तेरे पास नहीं है। तो बोले मैं कैसे उत्तर दूं ऐसे प्रश्न का? बोले इसमें बुराई क्या है? बोले नहीं मुझे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ कैसे उत्तर देना है। मैंने कहा, तो उसने कहा आप समझो कि नंदिनी आपसे पूछ रहे, मैं नंदिनी और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मामा सेक्सी शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कैसे समझाओगे? मैंने कहा मैं उसको बोलूंगा कि नंदिनी जब तुम सज धज के मेरे साथ पार्टी में चलती हो तो मामा क्या बोलती है कि नंदिनी कैसी दिख रही है? तो नंदिनी बोलेगी कि मामा आप बोलते हो नंदिनी बहुत प्रेटी दिख रही है। बस फिर उसके बाद उसको सिर्फ ये बोलना है कि छोटी लड़कियां जब तैयार होकर चलती हैं सज धज के तो प्रेटी दिखती हैं, बड़ी स्त्रियां सज धज के चलती हैं तो सेक्सी जीतती हैं। क्या प्रॉब्लम है? जैसे बच्चों को समझाना चाहिए वैसा आपको समझाना चाहिए। सेक्सी शब्द वो तो सुनेगी दुनिया में हर जगह। नीरा जी कुछ पूछना चाहती है। नीरा जी सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सर जी का बहुत बहुत साधुवाद रमेश भाई जी का। मैं एक सेशन यहाँ इसमें लगातार चलाना चाह रही थी कि महिलाएं अच्छी काउंसलर कैसे बने, क्योंकि सर जी मेरे जीवन में भैया ये ऐसा बहुत बार आया कि जब हमारे लॉयर ने ही कहा कि सबसे बढ़िया काम है काउंसलिंग करना, किसी भी झगड़े को रगड़े को आप अगर काउंसलिंग कीजिएगा तो आप ज्यादा सक्सेस हो सकती हैं। कई बार मेरे फैक्ट्री में हुआ रहा तो उसमें भी स्टाफ लोगों से उन लोग खाली काउंसलिंग करते रहिए मिसेस बतवाल, नहीं तो कई केसेस चढ़ जाएंगे। इसी तरह घर में भी हमने देखा कि काउंसलिंग से बहुत सी समस्याएं दूर होती हैं। सर मैंने सोचा भैया जी कि मैं अपने इस सत्र में महिलाएं बेस्ट काउंसलर कैसे बने जो घर परिवार को टूटने से बचा सके, इसमें मैं एक काउंसलर को लाकर करवाना चाहती थी। अगर आपके पास टीम है तो मैं चाहूंगी कि आप जो है लगातार उस टीम से हमारे बहनों को वर्कशॉप कराएं ताकि हमारी बहनें अच्छी काउंसलर बनकर देश और समाज के लिए अधिक काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है स्त्रियों का, नहीं चालू हो सकता है, इसके ऊपर बात हो सकती है, वो एक अलग प्रोग्राम है, उसका हो सकेगा।
नहीं, आपकी उसपे है, आपकी हाँ ट्रेनिंग हो सकती है, उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग की चर्चा कर सकते हैं, डेफिनेटली हो सकती है। फिर भैया मेरे से और कोई उमा जी हैंड रेज की हुई है। उमा जी, आप क्या पूछना एक प्रश्न है कि कोई भी महिला जो डिपेंडेंट है, यदि उसे आर्थिक रूप से कमजोर कोई करता है तो हम क्या करें? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और इसी प्रॉब्लम की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं संबंधों में और परिवारों में। इसलिए मैंने कहा महर्षि वात्स्यायन का तीसरा स्टेप क्या है, मैत्रेयी। और मैत्रेयी बराबरी वालों में हो सकती है। बराबरी का अर्थ ये नहीं है कि दोनों हर चीज में बराबर हो, फंक्शनल इक्वालिटी नहीं, इंपॉर्टेंस बराबर होना चाहिए। तो घर में रसोई बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऑफिस में पैसे कमाना। और पुरुष अगर उसको अंगूठे के नीचे दबा के रख रहा है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होने वाली है, आज नहीं तो कल। वो मन महसूस के रह जाए, स्त्री कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपने आप को सरेंडर कर दे और किसी तरह से रह जाए तो भी संबंध अच्छा नहीं होगा। वो मन से कभी अपने पुरुष को उतना प्रेम नहीं दे सकेगी, उतना महत्व नहीं दे सकेगी, उतना सम्मान नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसका शोषण हो रहा है। तो ये संबंध कभी मधुर नहीं होगा यदि उसको। और फिर बम फूटता है, किसी ने कहा अभी सुषमा जी ने, बम बराबर फूटता है। और किसी का बम नहीं भी फूटता है तो वो बम उसके अंदर फूट रहा है, स्त्री के अंदर रोज फूट रहा है, और वो एक्सप्लॉइट हो रही है और वो शोषित हो रही है, उसमें बहुत कुंठा इसकी बढ़ती है। सॉल्यूशन तो काउंसलिंग ही है, पुरुष को समझाना है कि फंक्शनल इक्वालिटी नहीं, इंपॉर्टेंस दोनों की बराबर होनी चाहिए। ये नहीं समझाने का ही तो असर है ये प्रॉब्लम। आपने समझाया नहीं है कि दोनों की इक्वालिटी कितनी आवश्यक है। ये समझाना, यही तो मैं बोल रहा हूँ रिलेशनशिप में मेन सार ये है समझाने का कि रिलेशनशिप को निभाना है तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, फंक्शनल इक्वालिटी नहीं, ग्लोरिफिकेशन बराबर होना चाहिए, दोनों का इक्वल महत्व है, ये समझाना चाहिए उनको। और यही तो ट्रेनिंग है रिलेशनशिप की। आप समझाओगे नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी तो बम फूटेंगे, बाहर नहीं फूटेंगे तो अंदर फूटेंगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगी वो स्त्री एक्सप्लॉइट होते होते। एकदम सही है। आजकल बच्चे शादी के बाद भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, ये क्या उचित है? इसके पीछे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति, बच्चों ये सबसे पहले तो ये न्यूक्लियर फैमिली जो है ना, कि दादा दादी साथ में नहीं है, तो उनको बच्चों को बड़ा करना बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज। वो अकेले माँ बाप अगर हैं साथ में, पति पत्नी हैं, तो एक बच्चे में 80% एनर्जी चली जाती है, दूसरे के बाद तो 120% चली जाती है। तीसरे बच्चे के बारे में सोच नहीं सकते वो, और मूर्खता है ये सबसे बड़ी। सोशियोलॉजी की रिसर्च है कि किसी भी समाज में, किसी भी कम्युनिटी में रिप्रोडक्टिव रेट अगर 2.11 से कम है तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। 2.11 रिप्रोडक्टिव रेट का क्या अर्थ है? 100 कपल्स के 211 से कम बच्चे यदि होते हैं, 100 कपल्स के 211 से कम बच्चे यदि होते हैं, तो इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन सिर्फ कम होती जाएगी और धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगी कम्युनिटी। तो सारे रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे सिंगल बच्चे में। सिंगल बच्चे में तो सारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। आज मुझे बताइए, आज के बच्चे की कोई मासी है? मासी हो ही नहीं सकती, क्यों? एक ही लड़की है, दूसरी लड़की होती नहीं है। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, हो ही नहीं सकता। एक लड़का या एक लड़की मैक्सिमम। तो ये सारे रिश्ते तो खत्म हो ही चुके हैं, और इसका एक ही कारण है कि फैमिलीज छोटी होती जा रही। न्यूक्लियर फैमिलीज संभालने वाले दादा दादी नहीं है। वो जो लैपटॉप यूनिवर्सिटी थी ना, दादा दादी की गोद, लैपटॉप मतलब लैप, गोद में जो बच्चे बड़े होते थे दादा दादी की, नाना नानी की, वहां जो ज्ञान मिलता था, वहां जो विजडम मिलती थी, वो सब खत्म हो गई है। संयुक्त परिवार होना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो तभी होगा जब दादा दादी अपने बेटे बेटी के साथ सही तरह से रहना सीख जाएंगे, और बेटे बेटी अपने माँ बाप के साथ सही तरह से रहना सीख जाएंगे। संयुक्त परिवार होगा तो 3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सी प्रॉब्लम्स उसमें दूर होंगी। मैं स्वयं एग्जाम्पल हूं। मेरा संयुक्त परिवार था, मेरे पिताजी का और मेरे ताऊ जी का। मेरे ताऊ जी के 8 बच्चे हैं, मैं अपने पिताजी का मैं अकेला बच्चा हूं।
मेरे पिताजी की असमय मृत्यु हुई तो मैं 1.5 साल का था, मेरी माँ 24 साल की थी। मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम 9 भाई बहन साथ में बड़े हुए, जॉइंट फैमिली थी, कभी पता ही नहीं चला कि पिता नहीं। कल्पना करिए किसी न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा 1.5 साल का हो और माँ बाप, क्या ये पिता की या माँ की मृत्यु हो जाए, क्या क्या उसकी हालत होगी बच्चे की। और कई जगह हम देखते हैं होता है ये, अगर 10 में से 20 में से 50 में से एक जगह भी होता है तो वो एक परिवार तो बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है। हम जॉइंट फैमिली को प्रोत्साहन दें। मारवाड़ी समाज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा था जॉइंट फैमिली, और उसको हम समाप्त कर रहे हैं। इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे कम हो रहे हैं और इसलिए हमारी जनसंख्या घट रही है। तो इतनी प्रबुद्ध जो प्रजाति है, दुनिया की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट प्रजाति, वो समाप्त होने की कगार पे आ रही है धीरे धीरे। जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो फैमिलीज एज ए यूनिट बात की थी, पर जॉइंट फैमिली एज ए यूनिट और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक बात समझिए, जिसको कार्मिक सिद्धांत पता है ना, आप समझते हो कि आप पैसे कमा रहे हो, किसकी किस्मत से पैसे कमा रहे हो ये आपको पता नहीं है। कभी कभी आपका छोटा भाई, आपकी बहन, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आप कौन आपके परिवार में वो भाग्यशाली है जिसका भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आप पैसे कमा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने केसेस मैंने देखे हैं, जॉइंट फैमिली में करता धरता है, बहुत पैसे कमाता है, उसको लगता है कि मैं कमा रहा हूं, और वो अलग हो जाता है परिवार से। और जैसे ही अलग होता है, धीरे धीरे उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है। आदमी वही है, उसकी कैपेबिलिटी वही है, पर उसकी किस्मत वो नहीं है। उसकी किस्मत जो जॉइंट फैमिली में थी वो एक अलग, पता नहीं किसका भाग्य था जिसकी वजह से इसके करने से पैसा मिल रहा था। ये बात समझानी बहुत आवश्यक है। मैं तो महेश विद्या भवन की मैं बात कर रहा था, जो स्कूल जहां पर मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, भारतीय कल्चर में हम प्रति सप्ताह 2 क्लास लेते हैं उनको ये समझाने के लिए, और 34 हफ्ते होते हैं, 35 हफ्ते एक साल में, बाकी छुट्टियां होती है, तो 70 क्लासेस, और पहली से लेकर 10वीं तक 700 क्लासेस। 700 क्लासेस में बच्चों को पहली से लेकर 10वीं तक ये सारी भारतीय संस्कृति का हर अंग उनको समझाया जाता है। और ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है, 15-16 साल का होकर स्कूल से निकलता है, उसको अपने भारतीय होने पर गर्व होता है, उसको अपनी कल्चर पे, अपनी धारणाओं पर, अपनी मान्यताओं पर, अपनी रूढ़ियों पर, अपनी रिवाजों पर मान होता है, क्योंकि उसको साइंस पता है कि ये रिवाज के पीछे साइंस क्या है। भैया जी, हम बच्चों को कब डॉक्टर निशा प्रकाश कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ जी, पूछिए। पहले भैया जी से पूछिए कि हम बच्चों को कब अपने क्लास में लेंगे। आपको मैं लिंक दे सकता हूँ, आप महीने भर बाद अगर मेरे से बात करो तो मैं महीने भर के बाद लिंक ओपन कर रहा हूँ सभी के लिए, तो मैं लिंक्स दे सकता हूँ आपके बच्चों के लिए। वो लिंक आप करना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले तो हम लोगों को अटेंड करना जरूरी है, जो समाज के काम के लिए निकले हुए हैं। तो उसमें पेरेंट्स के लिए भी एक लिंक है, उसमें बच्चों के लिए भी एक लिंक है, दोनों के लिए लिंक है। तो पेरेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और सारा परिवार उस हिसाब से बड़ा हो तो फिर एक अलग बात बनेगी। हमारी इसके जस्ट बाद में रमेश जी का एक और सेमिनार वेबिनार है, ये अब छुट्टी देनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज मेरे जी। को ऑलरेडी फोन्स आ रहे हैं मेरे दूसरे। एक्चुअली मैं सुधा जी, हाँ जी, डॉक्टर निशा जी का ले लीजिए पहले जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, प्रणाम सभी बहनों को। अच्छा, आजकल ये सेम गोत्र में भी शादियां होने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये कितना सही और कितना गलत गोत्र है? में शादी करने का क्या डैमेज है? उनको जेनेटिक साइंस पता नहीं है, उनको किसी ने समझाया नहीं है कि गोत्र किसको बोलते हैं, कि पिता से पुत्र में, पुत्र से पुत्र में गोत्र ट्रांसफर होता है, पुत्री का गोत्र बदल जाता है। इसके पीछे एक जेनेटिक साइंस है, ये साइंस उनको पता नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि क्या डेंजर है सेम गोत्र में शादी करने का। ये समझाना पड़ेगा उनको। ये भी एक चीज है जो पंडितों का पाखंड है, पंडितों का पाखंड है, ये दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो और हो जाएगी शादी, ऐसा है ये। इसमें भी दिक्कत है। अब ज्योतिष शास्त्र तो बहुत बड़ा विज्ञान है, पर उसको समझने वाले और उसको समझाने वाले और उसका उपयोग करने वाले, उसकी काउंसलिंग करने वाले में कितना ज्ञान है ये पता नहीं है। साइंस सही है, बोलते मामा जी कन्यादान दे देंगे, फूफा जी कन्यादान दे देंगे। गलत है,
तो वो आपको गलत डायग्नोसिस करके बताएगा। तो वो अगर उसकी प्रॉब्लम है, उसकी लिमिटेशन है ज्योतिषी की जो आपको समझा रहा है पंडित की, तो फिर वो पंडित का प्रॉब्लम है, उसका आप दोष ज्योतिष साइंस को मत दो। ज्योतिष साइंस बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ का बहुत ही बड़ा विज्ञान है। अब मुझे आपको प्रणाम करके इजाजत लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मुझे 5 बजे दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, आई ओपनिंग वेबिनार के लिए हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं श्री रमेश जी को, और दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। एक औपचारिक आभार व्यक्त करने के लिए मैं श्रीमती सुधा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और आभार व्यक्त करें। मैं कभी भी निकल जाऊंगा, आप मुझे क्षमा करना। आप आभार व्यक्त कीजिए, मैं मुझ तक आपकी भावनाएं पहुंच जाएंगी, और मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कर दो जल्दी से। जी सुधा जी प्लीज। आदरणीय रमेश प्रसाद जी, मीरा दीदी, रूपा दीदी एवं समस्त राष्ट्रीय बहनें, प्रदेश की बहनें एवं पानीग्राम की टीम की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय रमेश जी ने हम लोगों को इतने सहज तरीके से मुस्कुराते रिश्ते खिलखिलाता परिवार, इस विषय पर बहुत कुछ समझा दिया। अब इनकी बताई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रीय संबंध समिति की ओर से और पानीग्राम टीम की ओर से मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इन्होंने मारवाड़ी होने पर गर्व कहा, उसका मैं पूर्ण तौर से समर्थन करती हूँ कि हम मारवाड़ी हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं आज की सूत्रधार सुचिता राठी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, मेरे तरफ से भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और गलती से कुछ गलती हुई होगी तो मुझे नहीं सुचिता, तुम तो मेरी भतीजी हो, तो तुमको मुझे कोई आभार देने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। हमें उन्होंने जूम प्रदान किया है तुलिका जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और हमें विनीता जी कलकत्ता से, तो हमें हमारी तकनीकी सहायता के लिए हमारे एक फोन पर रही, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अंत रेखा लड्डा जी और सुचिता, मेरी छोटी बहन प्यारी प्यारी, जो इस प्रोग्राम की पूरी सूत्रधार थी। जब से हम जुड़े तब से उन्होंने कह रही थी कि रमेश जी को बुलाना है, हमें रमेश जी को बुलाना है, और वो आज कहावत चिट्ठाट कर दी। तो हम लोग बहुत सुचिता का भी आभार व्यक्त करते हैं। इतना सुंदर प्रोग्राम वो हमारी राष्ट्रीय संबंध समन्वय समिति पानीग्राम टीम के लिए लेकर आई, तो उसके लिए भी हम लोग एक बार जोर से तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समा बांधे रखी और बहुत सुंदर तरीके से एंकरिंग करी उन्होंने जी, और बहुत धन्यवाद। तुलिका जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे टेक्निकल सहायक निक अग्रवाल जो मेरा बेटा है, अक्षिता जो सुचिता की बेटी है, और भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार को बहुत अच्छे ढंग से सुना और सफल बनाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। आगे हमारा रमेश परतानी जी को लेके एक और प्रोग्राम का आयोजन है, और मैं जैसे देख भी रही हूँ चैट में सब लोगों का बार बार